Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ अलग हट के बात करने जा रहे हैं। करेंगे हम राजनीति से संबंधित, लेकिन कुछ अलग हटकर हमने एनालिसिस जो किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो बचपन में जब हम लोग खेला करते थे तो हम लोग के साथ में जो और भी बच्चे खेला करते थे उनमें एक खासियत थी कि या तो उनका खेल का सामान उनका होता था या फिर हम उनके किसी न किसी कारण से दबते रहते थे। जब तक उनकी मर्जी होती थी तब तक वो खेलते थे, चाहे वो खेल लूडो का हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का खेल हो, बस उनकी खेल में चलती थी। उसी तरीके से जैसे कि अब वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जब तक उनकी मर्जी आती थी तब तक वो बैटिंग करते थे, और जैसे ही फील्डिंग का मौका आता या हम लोग की बैटिंग का मौका आता तो वो अपने आप ये कह के चल देते थे कि मेरे घर में मेरे पापा आ गए, अब मैं खेलूँगा नहीं, या अब उनका मूड नहीं है, वो ये खेलने के लिए अब तैयार नहीं है। ठीक वही कंडीशन आज के राजनीतिक परिदृश्य की हो गई है। पिछले 10 साल से देश में भाजपा की सरकार है, यानी एनडीए की सरकार। एनडीए का मतलब ही भाजपा है। भाजपा में सब बड़े नेता हैं, बाकी सहयोगी दल के रूप में उनके पास कम से कम 30-40 दल शामिल हैं, जो कि इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं जितने कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और साथ में उनके सहयोगी जो राइट हैंड हैं वो हैं अमित शाह, गृह मंत्री के रूप में काम करते हैं। या यूँ कहा जाए कि केवल देश में केवल तीन ही लोगों की चलती है। पहले देश के सर्वोपरि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर उनके राइट हैंड हैं अमित शाह, फिर तीसरे नंबर पर जाकर कहीं जेपी नड्डा जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो पिछले 3-4 साल से अध्यक्ष बने हुए हैं। उनको ये हक दे दिया गया है कि वो कम से कम इस चुनाव तक तो पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि पिछला अगर इतिहास देखा जाए 4-5 साल का देखा जाए तो जैसा प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे हैं ठीक वैसा ही देश के गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा एक एक शब्द का पालन करते हुए सरकार को चलाने में पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। या यूँ कहा जाए कि जो वर्चस्व बना है देश में, भाजपा का जो वर्चस्व बना है, भाजपा की जीत का जो इतिहास बना है, उसमें नरेंद्र मोदी तो हैं ही, साथ में अमित शाह का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। उन्होंने देश की सत्ता को और पार्टी को अपने हिसाब से चलाने के लिए पूरी तरीके से देश की सारी जो ऑटोनोमस बॉडी हैं उन पे कब्जा कर लिया है। मान लीजिए कि उनके इशारे के बिना देश की कोई भी जांच एजेंसी किसी भी के खिलाफ में एक्शन लेने में की सोच भी नहीं सकती है। यही वजह है कि पिछले 3-4 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, या यूँ कहे 10 साल के इतिहास में जो 5000 से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं, उनमें 95% ऐसे केस हैं जो कि केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ में पड़े हैं। इसके अलावा जो जांच एजेंसियां इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड बाय पीएमओ से एक लिस्ट आती है और वो वहाँ से सीधे एक लिस्ट में जो नाम दिए रहते हैं उनके प्रति एक्टिव होने का जो काम होता है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं। पिछले 5 साल में, या यूँ कहा जाए ख़ास तौर से पिछले 2 साल में, 22 से लेकर 24 के बीच में जो धड़ाधड़ छापे विपक्षी दलों के नेताओं के घरों में पड़े हैं, उनको देखकर लगता ही नहीं कि सत्ताधारी दल में कोई काला काम करने वाला या काला बाजारी करने वाला या कोई आपराधिक प्रवृत्ति का कोई नेता शामिल है। ये बात दूसरी है कि जब तक वो नेता दूसरे दलों में शामिल रहते हैं तब तक वो चोर होते हैं, उनके खिलाफ में दर्जनों मुकदमे कायम रहते हैं, उन पे एक्शन लिया जाता है।
लेकिन जैसे ही वो आत्मसमर्पण कर देता है, यानी वो जैसे ही भाजपा में शरण लेता है, वैसे ही उसको मोदी वॉशिंग पाउडर से धोलकर भाजपा वॉशिंग मशीन में डालकर उनको पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन कर दिया जाता है। वो स्वच्छ और चरित्रवान घोषित हो जाते हैं। जैसे कि पिछले 6 महीने पहले ही देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो तूफान देखा गया कि राष्ट्रवादी पार्टी से तोड़कर अजीत पवार भाजपा में शामिल होते हैं और उनके खिलाफ में जो केस चल रहे थे उनको ईडी ने उनको मुक्ति दे दी। उनको कह दिया कि इनके लिए गलतफहमी में इनका नाम आ गया था और इस तरीके से उनको ईडी ने क्लीन चिट देते हुए उनको एक सफ़ेद पोश बना दिया। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार में उनको बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम का पद भी मिल गया। यही भाजपा थी जो कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान में अजीत पवार के खिलाफ में किताब निकाल कर ये कहती थी, भ्रष्टाचार के घोटालों का खुलासा करते हुए कहती थी कि इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और जब हमारी सरकार आएगी तो हम अजीत दादा पवार को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। और आज वही देवेंद्र फडणवीस जो उस समय उनके खिलाफ में मोर्चे निकाला करते थे, आज उनके बगल में बैठकर सरकार चला रहे हैं। तो ये तो है भाजपा की जो कलई है वो सामने आती है। अगर उनके साथ में कोई भ्रष्टाचारी है तो वो पाक दामन हो जाता है, और वही अगर दूसरे पार्टी में है तो वो भ्रष्टाचारी है, उस पर ईडी भी काम करेगी, उस पर सीबीआई भी जांच करेगी और इनकम टैक्स भी पूरी तरीके से जांच करने के लिए उतारू रहती है। लगभग पिछले 1 महीने से देश में जो आम चुनाव की तैयारियां, रैलियां, भाषणबाजी और नेताओं के जो दौरे शुरू हो गए उनसे पूरे देश में एक माहौल सा बनने लगा है, चुनावी माहौल क्रिएट हो गया है। लेकिन ये माहौल सिर्फ एक पक्षीय नज़र आ रहा है, क्योंकि सत्ताधारी दल पूरी तरीके से चाक चौबंद है। एक तरफ उसके पास पार्टी का संगठन है, दूसरी तरफ वो पैसे के बाहुबली के साथ साथ धनबली भी हैं। इस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा को जाना जाता है। उसके पास जो संसाधन है उसके साथ में पूरा सरकारी मशीनरी जुटी पड़ी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो विपक्ष का है बिल्कुल दबा कुचला और सहमा दिख रहा है। कारण ये है कि उनके जो संसाधन थे उन पे सरकार ने अपने इशारे पर जांच एजेंसियों को लगाकर उनको बिल्कुल बेबस कर दिया है। यानी देश की सबसे बड़ी पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, ये कहा जाए कि कांग्रेस को मोदी सरकार ने यानी भाजपा और एनडीए की सरकार ने मिलकर उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। उनको मुकाबले से बाहर करने की पूरी साजिश कर रखी है। एक तरफ उनके सरकारों को गिराते जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो उनके जो आय के जो स्रोत हैं उन पे हमेशा हमला करते रहे हैं। और ठीक चुनाव के पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खातों को सीज कर दिया, वो भी एक 8 साल पुराने मामले को लेकर कि उन्होंने 14 लाख रुपए का जो चंदा है उसका हिसाब नहीं दिया। दोस्तों ये जो टाइमिंग है उसको देखकर ठीक ये समझा जा सकता है, आम आदमी भी समझ सकता है कि ये एक बदले की भावना से किया जा रहा है। क्योंकि पिछले साल ही देश में एक इंडिया अलायंस नाम का एक गठबंधन तैयार किया जो एनडीए के मुकाबले में खड़े होने की कोशिश कर रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए जो सत्ताधारी दल है वो समझ रहा है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन उनके लिए एक समस्या खड़ी कर सकता है। इसीलिए वो उस दल के जितने भी प्रमुख नेता हैं उनको किसी ना किसी तरीके से परेशान करने के लिए बिल्कुल आमादा रहते हैं। उनकी जांच एजेंसियां उनके घरों पर, उनके कार्यालयों पर हमेशा आ धमकती हैं। जैसे कि आपका आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, उसके नेताओं को परेशान पिछले 2 साल से किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के तहत जो
पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उसके बाद जो राज्यसभा सांसद थे संजय सिंह को भी ईडी ने इसी शराब नीति घोटाले के तहत में उनको गिरफ्तार किया और संजय सिंह को तो 6 महीने बाद जमानत मिल गई, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उन्होंने दिल्ली के चुने हुए एक सिटिंग सीएम को उठाकर ईडी ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। उस बात को लेकर भी लोगों में बड़ा आक्रोश है। ये बात अब धीरे धीरे सत्ताधारी दल को भी समझ में आ रही है, लेकिन उसके पास वो कोई भी ऐसा उपाय नज़र नहीं आ रहा है जिससे कि वो जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को जाकर बताकर वोट मांगने की कोशिश करें। लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, किसी तरीके से विपक्ष को कुचल दो, उसको चुनाव में खड़े होने ना दो और आराम से वो जीत जाए चुनाव। लेकिन हालात अब 10 साल पहले जैसे नहीं है, जो कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी के रूप में नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव भाजपा की तरफ से लड़ा, तब ये लोगों को उम्मीद थी कि जो आदमी भ्रष्टाचार रहित शासन की बात कर रहा है और गरीबी और महंगाई भ्रष्टाचार जैसे लोगों को मुद्दों पर काम करने की बात कर रहा है, लेकिन अब ये हालात हैं कि उसके समय में लगभग 10 साल पूरे होने तक 2018 से लेकर 2024 के बीच में जो हजारों करोड़ रुपए का जो चंदे का घोटाला सामने आया है, उससे जनता की आंखें खुलती जा रही हैं। अब उसे भी लगने लगा है कि सिर्फ हवाई योजनाओं से कुछ नहीं होना, महंगाई सिर पर सवार है और पेट्रोल डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का उन चीज़ों पर ध्यान ना होकर वो आने वाली 23 साल आगे की योजनाओं को जनता के सामने परोस रही है। वो ये कहती है कि अब हम विकसित भारत बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे जिसमें कि हर कोई संपन्न होगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से गरीब आदमी को सिर्फ अपनी रोजी रोटी से मतलब होता है, उसे विश्व में डंका बज रहा है इस बात की चिंता नहीं। उसकी थाली से रोटी गायब हो रही है, उसकी थाली से जो मेन खाने के वस्तुएं हैं वो धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। और उसके किसानों को लेकर, किसानों में भी भारी आक्रोश है इस सरकार को लेकर कि उसके एमएसपी के नाम पर उसके साथ में जो खेल किया गया वो किसानों को आज तक साल रहा है। वो आज भी अपने अपने प्रदेशों में केंद्र सरकार के खिलाफ में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से किसानों को पटा लिया जाए और आगामी क्या 2-1 महीने 1.5 महीने बाद ही इस चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और जनता और सरकार के बीच का फासला देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धियों को न गिनाते हुए बस हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर और धर्म की राजनीति का सहारा लेते हुए जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं, जबकि पिछले 10 साल से जो सरकार काम कर रही है वो पहले तो बहुत ही अपने कामकाजों की जो
ढिंढोरा पीटते थे, अब वो उसके नाम पर नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट मांगने का। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। वो देश के युवा बेरोजगार के बारे में बात करते हैं, किसानों के लिए बात करते हैं, किसानों की जो एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। और इतना ही नहीं, देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल है उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। उन्होंने देश के लिए जो 5 गारंटियां देने की बात कही, उसको लेकर अब धीरे धीरे पूरे देश में चर्चा होने लगी है। लोग उस भ्रम से निकलने लगे हैं जो पिछले 10 साल से उनके बीच में पाला जा रहा था कि देश में राम राज आ रहा है, सब लोग विश्व में डंका बज रहा है। अब इन सब चीज़ों से लोग अब धीरे धीरे उबर रहे हैं। राहुल गांधी के इस वीडियो को देखिए। जो जीएसटी है, जो पहली बार किसानों पर टैक्स लग रहा है, अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, अलग अलग लेवल के टैक्स हैं। इस जीएसटी को हम स्टडी करके एक टैक्स देंगे आपको, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान जीएसटी में ना रहे। मगर ये जो सब है, ये सब आपकी मदद करने के तरीके हैं।